हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में। और चलिए आज से हम लोग बायोलॉजी का सेशन शुरुआत करने वाले हैं। और मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे जोश और लगन के साथ आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि इस सेशन आपका 10th का आगे 12th का लेवल बनाता है। और आज आपका जो विषय लेकर के आए हैं वो आपका विषय है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्नों का आज हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं। लेकिन आज का नहीं, डे बाई डे जो चलेगा, जिसमें आपका मालूम होगा कि पूरा साइंस पेपर में टोटल आप चैप्टर देखें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का 5-5 चैप्टर होता है और बायोलॉजी का 10 चैप्टर होता है। यानी साइंस का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यह आपका बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट मैच करने वाले हैं उस सभी प्रश्नों को हम आपको यहाँ सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने कलम को पे लेकर बैठ जाए, अपने कमर कस लें, ताकि अगले आपका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर आपको कोई दिक्कत न होने। इसमें देखिए आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, यानी कि उसमें क्या उसको कर सकते हैं। पहला आपका है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, तीसरा है परजीवी, चौथा है मरजीवी। यानी आप पहले रेगुलर क्लास किए होंगे तो उसमें आपको भली भांति पता होगा कि वो वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं अपने कोशिकाओं से करता है उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और जो जीव अपना पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होता है उसे हम कहते हैं परपोषी। और वह जीव जो अपने पोषण के लिए किसी और जीव के शरीर के ऊपर या नीचे रहता है उसे हम कहते हैं परजीवी। ठीक है। और वह जीव जो अपना पोषण के लिए किसी और जीव पर, मृत जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे कहते हैं मृतजीवी। इसमें आपको बोला सही पेड़ पौधे क्या होते हैं। आप सोच सकते हैं सही पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं तो वह किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और चलिए इसके बाद आपका ऑप्शन देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपका जो नंबर 2 क्वेश्चन है इसमें है जंतु एवं कवक में नहीं होते हैं। यानी कि इसमें से कौन सा भाग जंतु और कवक में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पहला भाग कोशिका, हम लोग मानव भी जंतु में आते हैं, क्या जंतु में कोशिका नहीं पाया जाता है? पाया जाता है तो कोशिका तो होगा। आपका बोला रक्त भी जंतु में पाया जाता है। हाँ, एक क्लोरोफिल वर्णक है जिससे पत्ती का रंग हरा होता है और यह हरा होने का मुख्य कारक होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसी जंतु और कवक में नहीं उपस्थित होता है, यह होता है तो पेड़ पौधे में होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पत्तियां पौधे का कैसा अंग कहलाता है। पहला आपका अंग है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कि जिस अंग की सहायता से अपना बेकार अवशिष्ट पदार्थ जो उसमें बनते हैं उस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, उस अंग को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला जो आपका इसमें कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी कि वह अंग जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। यानी कि आप पत्तियां जो पेड़ पौधे का होता है वह कैसा अंग होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। यानी अर्थात यह पत्तियां के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वह अपने भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका 5वां क्वेश्चन आता है पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है। जिसमें पौधे का रंग हरा होने का कारण क्या है, जिसमें जब से सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आता है यह बबुआ कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया करण। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं और ऊर्जा गृह के माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नंबर 2 आप कहता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। आपसे पूछा गया हरा किस पदार्थ से होता है, तो ना माइटोकॉन्ड्रिया से होता है ना क्लोरोप्लास्ट से होता किससे? क्लोरोफिल वर्णक से होता है। क्लोरोफिल ही एक ऐसा पदार्थ है जो किसी पेड़ पौधे के रंग को हरा रंग प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपका इसमें सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जोंक कैसा जीव है। जोंक जो है यह कैसा जीव है? आपका पहला बोलता है अंतःपरजीवी। आप पहले जोंक से परिचित होइए। देखिए जोंक आप देखे होंगे, जैसे जब भी धान रोपाई के समय आता है, धान रोपने के समय आता है, उसमें आप देखे होंगे कि कई लोगों को जब धान रोपने जाते हैं तो एक बड़ा सा जोंक दिखाई देता होगा, काला काला जो दिखाई देता होगा। वो काला जो जोंकवा दिखाई देता ना है वो किसी शरीर के ऊपर रहता है, ऊपर रह करके अपना ब्लड वहीं से प्राप्त करता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी किसी जीव के जो बाहर या अंदर से पोषण प्राप्त करे उसे हम परजीवी कहते हैं।
और परजीवी में आपको आ सकता है जोक, क्योंकि यह परजीवी किसी जीव के शरीर के ऊपर रहता है। और जोक को आप परजीवी भी दो तरह के इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अंतः के बाह्य परजीवी। आप बताइए कि जोक जो है क्या किडनी में हेल के खून चूसता है? ये तो बाहरियस में खून चूसता है, तो इसका मतलब यह बाह्य परजीवी आता है। ठीक है, एक मृतजीवी है ये तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि वैसा जीव जो अपना पोषण मरे जीव से प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां आपका है गोलकृमि, फीतकृमि, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका किसका उदाहरण है? यानी यह सब कौन से जीव के अंतर्गत आ सकते हैं? पहला आपका जीव कहता है स्वपोषी, क्या स्वपोषी होगा? क्या अंतः परजीवी होगा? क्या बाह्य परजीवी होगा? क्या परपोषी होगा? ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसमें एक कहानी आपको बता देते हैं। देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना बबुआ, ये वही जीव है जो हमारे आंत में रहता है। आंत में आप कभी भी देखे होंगे किसी व्यक्ति का जो चालू हो जाता है, बात समझ रहे होंगे, समझ गए? यानी चालू हो जाता है तो आप सोचे होंगे कि जब भी मल का त्याग करता है तो उसके आंत में दर्द आता है, उसके पेट में दर्द आता है, तब उसका मल का त्याग होता है। यानी वह शरीर के अंदर होता है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे आंत को प्रभावित करता है, आंत को नष्ट करता है। ठीक है, तो आप एक इस बात से समझ गए हों कि हमारे शरीर के अंदर रहता है। ये भी परजीवी ही है, लेकिन शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है, तो इसको अंतः परजीवी कहते हैं। यानी कि आपका इसमें आ जाएगा अंतः परजीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषित बताइए कि जो अपना पोषण प्राप्त करता है। बाह्य परजीवी ये सब आपका इसमें नहीं आ सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 8वां ऑप्शन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन है गोबर छत्ता, मशरूम। देखिए इसके बारे में आप समझ सकते हैं, गोबर छत्ता। जैसे ही गोबर छत्ता का नाम लिए सबसे बेकार लगता है, लेकिन इसी को एकदम पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है और पैक करके बोलता है कि मशरूम है, बड़ी महंगा है। और मशरूम के यदि नाम ले लिया जाए तो लगता है कि बड़ी बढ़िया चीज़ खा रहे हैं। अरे बढ़िया चीज़ तो खा ही रहे हो, लेकिन इसको गोबर छत्ता भी कहते हैं। गोबर छत्ता ही एक घटक है जो आपका मशरूम कहलाता है। बोलता है गोबर छत्ता कैसा पौधा हो सकता है? पहला वो कहता है कि परजीवी है, परजीवी यानी किसी पर डिपेंडेंट होता है, तो परजीवी तो डिपेंडेंट होता है। दूसरा कहता है मृतजीवी है, जो मृत जीव से खाना खाता है। तीसरा बोलता है परपोषी है, जो किसी पर यह डिपेंडेंट होता है, लेकिन यह परपोषी पोषण लेने के लिए प्राप्त, पोषण जैसे मानव किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बस किसी के लिए पोषण से डिपेंडेंट होता है, तो उसको परपोषी कहते हैं। प्राणी संपोषी, यह इस सब नहीं आएगा। देखिए परजीवी क्या होगा? परजीवी नहीं, देखिए गोबर छत्ता का काम है किसी मृत जीव को, जहाँ मृत जीव कोई भी कार्बनिक पदार्थ वाला जीव हो वह नष्ट हो जाएगा ना, वहाँ यह उगता है और वहाँ से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको मृतजीवी एक तरह का है। गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां देखिए इसमें है अमरबेल। ये जो गाँव देहात में अमरलता का नाम जानते हैं, जिसके यहाँ आस पड़ोस में लड़ाई हो जाए ना तो उसमें बस यही देखा जाता है कि आसपास के जो जितने भी उसके बगीचा में बढ़िया बढ़िया जो फल है, जैसे आम है, बैर है, ये सब जो है ना उस पर हम लोग बचपना किए हैं कि अमरलता, हम लोग नहीं सब कोई करता है, अमरलता जो है अमरलता छिड़ दिया जाता है ताकि उस पौधे का नष्टीकरण हो सके। ये अमरलता इतना खराब है पौधा है ना कि उस पूरे पौधे पर फैल जाएगा और उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रुकावट डालता है। यानी अमरबेल जो है ये किसी पौधे के ऊपर डिपेंड होता है, तो किसी पौधे के ऊपर रहता है। जैसे कहने का मतलब जो ऊपर रहता है, और उसे क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। किसी जीव पर के शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर हो आप पोषण प्राप्त करते हैं, उसका बोलते हैं परजीवी, जो क्या कहलाएगा? अमरबेल कहलाएगा। ठीक है, यह एक तरह के परजीवी जीव है। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन है पौधा सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलकर भोजन निर्माण करता है? मतलब जो पौधा है यह सूर्य के प्रकाश को लेता है और सूर्य प्रकाश को सौर ऊर्जा, उससे सौर ऊर्जा लेता है और उसको किस ऊर्जा में बदलता है और उसके लिए अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। इसमें आपको हो गया, जैसे जो भी सौर ऊर्जा लेता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। भौतिक ऊर्जा तो बाहरी वाला होता है, ये उसमें ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं, क्या होगा आपका? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और अपने लिए पोषण का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? आपको बताया था बबुआ, प्रकाश संश्लेषण में 4 पदार्थ होता है। 4 पदार्थ में आपको याद होगा, पहला आपको बताए थे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। नंबर 2 होता है आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिससे किसी पेड़ पौधे का रंग हरा हो जाता है। तीसरा आपका जो होता है वह होता है CO2, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो CO2 और चौथा जो आपका होता है यह जल आवश्यक होता है। यदि इस 4 को पदार्थ मिलेगा तो किसी पेड़ पौधे
को प्रकाश संश्लेषण में सहायता होगा, यानी इसके बिना यह क्रिया संपन्न नहीं होता है। इसमें आवश्यक पदार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला चलते हैं प्रश्न। अगला है प्रकाश संश्लेषण अवक्रिया, इनमें से कौन सही है? थोड़ा सा टाइपिंग में सब न लिखा पाया था, देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा अवक्रिया आपका संपन्न हो सकता है? इसमें अवक्रिया कौन सा होता है? इसमें देखिए सबसे बात पहले का में 6 गो CO2 रहता है, 12 गो H2O रहता है, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ऑप्शन हो गया है, यहाँ से चलाएगा आपको C6H12O6 6H2O, यानी इस क्रिया में पेड़ पौधे 6 CO2 और 12 H2O ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह ग्लूकोज बनाता है और जल का निर्माण करता है। यानी आपका रिएक्शन जहाँ भी यह आपको दिखाई दे ऑप्शन में, थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग है, यदि ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप यही ऑप्शन मारिएगा। 6 CO2 12 H2O, सूर्य का प्रकाश रहेगा उपस्थिति में, क्लोरोफिल रहेगा और बनाएगा को क्या? तो C6H12O6 और 6H2O का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब संपन्न होगा तो उसके पश्चात कौन से पदार्थ का मुक्तिकरण होता है? आपको पता है कि इस क्रिया में पेड़ पौधे CO2 गैस का ग्रहण करते हैं। ठीक हम लोग का उल्टा, हम लोग लेते हैं O2 और छोड़ते हैं CO2, वो ठीक उल्टा CO2 लेता है और छोड़ता है O2, यानी कि लेता तो CO2 है, छोड़ता O2 है। O2 इसमें मात्र देखिए ऑप्शन नहीं है, C ऑप्शन है। ठीक है, इसमें O2 के साथ साथ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें कहता है पत्तियों के किस भाग में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं? यानी पत्तियां के कौन सा भाग है जिसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है? पहला ऑप्शन आपका है जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो यह किसी पदार्थ का परिवहन करने में सहायता करता न है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा नहीं रहता। क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक का सहायक कण है। ठीक है, तो देखिए काम में आपका स्टोमाटा, ये तो रंध्र एक तरह का होता है, सबसे अधिक होता है पेलिसेड एवं स्पेनी तथा पेरेन्काइमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट की सबसे अधिक संख्या पेलिसेड होता है, स्पेनी और पेरेन्काइमा में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में छिद्र को क्या कहते हैं? हम आपको बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी पत्ती के ऊपर थोड़ा छोटा छोटा छिद्र होता है, आपको बताया थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव के शरीर में भी छिद्र होता है सर। मानव के शरीर में जहाँ जहाँ बाल दिखेगा ना वहाँ छिद्र होता है। यदि विश्वास नहीं हो तो एक छोटा सा कण लीजिए और उसको जहाँ जहाँ बाल है थोड़ा थोड़ा हिलाइएगा ना, वो अपने आप अंदर चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जैसे कि किसी मानव को या तो आप ही को बुखार लग जाए विशेष, और आप जाइए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाइए तो आप कभी कभी फील होता होगा कि सुई दिया आप पता नहीं चला। ये घटना हमारे आसपास घर में भी हो जाता है कि कभी कभी मच्छर पूरा खून पी ले है, आप पता नहीं चलता है खून पी लिया है। तो ये घटना आपको दिखाई देता है, मतलब कि जहाँ छेद था वहीं मच्छर डाल दिया है तो खून ज़्यादा पी लिया, दुखेबो नहीं किया। और बताइए कि जहाँ छेद नहीं हो वहाँ किया जाए तो दुखेबे नहीं करेगा। तो जिस प्रकार हम लोग का शरीर में छिद्र होता है, छिद्र होने की वजह से हम लोग शरीर के पसीना बाहर निकलता है, उसी प्रकार किसी पेड़ पौधे के पत्ती में भी छिद्र होते हैं सर। और छिद्र होने है उसी से वह किसी गैसीय पदार्थ को प्रदान करता है और ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बोला कि पत्तियों के बाह्य त्वचा छिद्र को क्या कहते हैं, मतलब जो छिद्र से जिससे गैस ना बना उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा भी हो जाएगा। स्टोमाटा का हिंदी क्या होता है? रंध्र होता है। 2 नाम बोल दिया, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश वर्ड है लेकिन लिख दिया हिंदी में है, और रंध्र को लिख दिया हिंदी में है। इंग्लिश है, ये हिंदी है, लेकिन दोनों एक ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड है, क्या है हिंदी वर्ड है, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए आपका अगला चलते हैं 15 प्रश्न में देखिए। वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वायुमंडलीय गैसों का अभी बताया आपको कि किसी पेड़ पौधे का पत्ती गैस का आदान प्रदान किस भाग से करता है? क्या जाइलम से करता है? तो जाइलम जड़ से जल लेके आता है, जल लेता है, जमीन में जितना भी खनिज लवण होता है उसको लेता है और लेकर के आता है, पत्ती के पास भेजता है, और पत्ती उसको खाना बनाता है, और पत्ती किसी पौधे को सभी अंग को खाना पहुंचाता है। तो जाइलम का काम केवल जल को खींचना है, ये तो नहीं होगा। आपका स्टोमाटा, अभी तो बताया था स्टोमाटा क्या होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें वही ना है कि गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो स्टोमाटा करता है। तना भी नहीं करेगा, और फ्लोएम है ये भी नहीं करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला आपका 16वां प्रश्न है, ऑस्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना कोशिकाओं के किस दाब पर निर्भर करता है। हाँ देखिए, इसको थोड़ा सी प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। ऑस्टोमाटा का खुलना या बंद होना, ऑस्टोमाटा कहने का मतलब वही बताया ना कि जो गैस का दाब बंद करता है, और इसका खुलना या बंद होना जिस दाब पर डिपेंड करता है वह दाब आपका होता है अस्फीति दाब, न रासायनिक दाब और न वायुमंडलीय दाब। इस दाब से कोई फर्क ही नहीं डालता है। अस्फीति दाब का एग्जाम्पल आपको बताए थे कि जैसे कहने का मतलब कि जैसे आप घर में अपने एरिया में बंडोवा के नाम सुने होंगे, बंडोवा, या कहीं तालाब में पानी हो, तालाब नहीं पोखरा वोखरा में जहाँ नल हो ना, पानी प्रवाह होते रहे, तो वहाँ प्रवाह होने के समय में एक जगह पूरा बढ़िया से घूमते, जिसको भौरी कहते हैं। भौरी नदी में कोई लेकर नहाया गया है और भौरी उसको दबा दे तो कहता है कि भूत पकड़ लिया। अरे भूत नहीं पकड़ लिया, वहाँ एक दाब उत्पन्न हुआ, अस्फीति दाब, जिसके वजह से आप दब गए और दबला के बाद कहते हैं कि हमको नीचे टंगड़िया खींच रहा था भूतवा, और टंगड़ी का खींचेगा, यह दाब उत्पन्न होता है। यदि कोई माध्यम एक ही हो, जैसे जल खाली हो और जल में कहीं का जल खाली हो जाए, जैसे पुल रहता ना है, यहाँ का जल खाली हो जाए और जल खाली हो जाएगा तो सभी आसपास का जल चाहता ना है कि इसको हम पूर्ति कर दे, जो खाली का जगह है ना इसको हम पूर्ति कर दे। आप पूर्ति करने के लिए सब जल आता है, टकराता है और टकरा के पूरा घूमे लगेगा, और घूम के जो दाब लगाता है उसी को अस्फीति दाब कहते हैं। और यह दाब केवल उसी में नहीं होता है जो आपको बंडोवा का नाम लिए ना है कि सभी जगह वायु है और वायु एक जगह गर्म हो जाता है, और गर्म होला के बाद वह वायु कहाँ चल गया, वायुमंडल में चल गया, और वायुमंडल में जाएगा तो वही जगह पर हवा सब हल्का वाला जो रहता है उसको भरने के लिए सब आता वहीं पर, दबाव लगाता है, पूरा घूमने लगता है, घूम घूम के, और जो दाब लगेगा उसमें यदि आप आ गए तो उठा के आपको फेंकेगा। तो जितना दाब से खींचता है ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अस्फीति दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑस्टोमाटा का खुलना या बंद होना भी इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्टोमाटा होता है पत्ती में, ऑस्टोमाटा होता है किसमें, पत्ती में। आप पत्ती में पता है कि रंध्र होता है, और रंध्र जो है ना यहीं से होता है वाष्पीकरण, क्योंकि यही ना होता है प्रकाश संश्लेषण, तो होता है वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण क्रिया होने से यहाँ जल गायब हो जाता है, और जब जल गायब होगा तो इसके आसपास जितने भी कोशिका हैं इसको जल को पूर्ति करना चाहेगा, और जल को जब पूर्ति करना चाहेगा तो वहाँ सब जगह टकरा जाता है और घूमने लगता है, तो जो दाब लगता है उसका बोलते हैं अस्फीति दाब। ठीक है, अगला देखते हैं सर आपका 17वां प्रश्न आपका है, प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन किस भाग में होता है। तो लाइट रिएक्शन हो जाए या डार्क रिएक्शन हो जाए, दोनों को दोनों आपको होता है, दोनों में ग्रेन में भी होता है, अष्टोगाना में भी होता है। ऐसे आपको और भी इसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसमें ऑप्शन मारिए क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो तो किस पौधे के पत्ती के किस भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके किस अंग में होता है, तो ग्रेन अष्टोगाना दोनों में होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइट हो गया। अगला आपका प्रश्न होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी आप समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सी आपका है, टाइप में मिस्टेक है, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में आपका है अमीबा कैसा जीव है। अमीबा कैसा जीव है, तो इसमें अमीबा आप जानते हैं कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय होने के साथ साथ यह प्राणी संपोषी होता है। क्या होता है, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी उसको कहते हैं कि जो अपने बाहर का जो भी भोजन होता है, ठोस हो या द्रव हो, अपने अंदर डालता है और उसको अच्छा से रासायनिक क्रिया के पश्चात छोटा छोटा करता है और उसको पोषण प्राप्त करके अपने शरीर की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसमें कहेंगे अमीबा जो है यह प्राणी संपोषी है और एक कोशिकीय जो है, जो आपका ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, संपोषी और एक कोशिकीय जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिए काम में, इसमें बोलता है कि अमीबा किस भाग के द्वारा स्थान परिवर्तन करता है और भोजन का अंतर ग्रहण करता है। अमीबा किस भाग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बस इसमें एक ही बात होता है, पुटपाद, इसी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद अगला आइए प्रश्न में, अगला है पैरामीशियम कैसा जीव है। अमीबा हो या पैरामीशियम हो, दोनों एक कोशिकीय है और दोनों एक कोशिकीय होने के साथ साथ प्राणी संपोषी भी है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक कोशिकीय है और प्राणी संपोषी, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, एक कोशिकीय जीव है और प्राणी संपोषी है। ठीक है, अगला देखिए का बाद क्वेश्चन आपका 23, अगला 24 नंबर पैरामीशियम। देखिए इसके बाद ये जो प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। किसी वयस्क मनुष्य में, जो मनुष्य पूरा वयस्क है, उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, 32 होती है,
33 होती है, 34 होती है। उम्मीद है सभी बच्चों को मालूम होगा। आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 दांत होते हैं। 32 दांत सही मनुष्य में होते हैं। जो वयस्क हो, संपूर्णता दांत हो, किसी में कम बेसी होता है तो उसमें दांत की संख्या कम ही है, तो कुछ ना कुछ कैल्शियम की मात्रा कम है। ठीक है, आगे देखिए, आपको पूछा गया है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत को बांटा गया है 4 भाग में, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी 4 हिस्से इसके होते हैं। 4 हिस्से में आपका हो जाएगा 4 हिस्से, यानी सी ऑप्शन बोला आपसे 2, 3, ये सब इससे कोई नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। इसमें देखिए, इनमें से दांत का प्रकार है, इसमें से दांत का प्रकार है। दांत का प्रकार इसमें अभी बताए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें ऑप्शन आ रहा है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका, इसमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, साइजर है, ये कुछ नहीं होता है। ये सब गलती। आपका ऑप्शन कौन सा है? डी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। 25 तक ही रहने देते हैं बाबू, अगले प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप मन से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके इतना सोचिए कि आपका माँ बाप का जो भी उम्मीद आपसे लगा हुआ है उस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास कीजिए। और रात को रात नहीं समझ करके, आपका नींद कितने घंटा, 4 या 5 घंटा का होता है, और उसके बाद रात को जागिए तब तक जागते रहिए, पढ़ते रहिए तब तक, जब तक कि आपके पिता का फिक्र फक्र में बदल जाए। जब बदल जाए समझना कि हमारा पढ़ाई संपूर्ण हुआ। ठीक है बाबू, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।